जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली हुई है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं। और इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके लिए हम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहें और अब की बार 25 आउट ऑफ 25 का स्कोर आपको दिलवा के रहें। ठीक है, चलिए, ये हमारा बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं रैंकर साइक्यू एप्लीकेशन पर। साइंस काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, तो अभी दोनों के अंदर टोटल 3-4 चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे। MCQs हमने यहाँ पर डालने स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर वाइज। कंप्यूटर हमारा यहाँ पर रिकॉर्डेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और साइंस के अंदर हमने NCERT की है और कोई रद्दी फद्दी कंटेंट हमने यहाँ पर नहीं बनाया है। टाइम लिया है मैंने, लेकिन अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर करवाया है, क्योंकि हमारा टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, मैच द फॉलोइंग। निम्न का आपको यहाँ पर मिलान करना है। एक साइड में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल दे रखे हैं, एक साइड में यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल कौन कौन से होते हैं। पहला रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी शून्य से भिन्न अंक आपके क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया एक नंबर 2856, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हुए, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके यहाँ पर 4। रूल नंबर 1 बोलता है। ठीक है, दूसरा रूल बोलता है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आपकी जीरो आएंगी तो आपकी सिग्निफिकेंट रहेंगी, यानी कि सार्थक वो रहेंगी। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया 2008। ठीक है, तो दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आपकी आई है तो क्या रहेंगी, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने रहेंगे, 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोलता है लीडिंग जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैं यहां पर लेता हूं 0.0032। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। ये मैटर यहां पर नहीं करता है कि पॉइंट के बाद जीरो भी है। ठीक है, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगी, तो इसके अंदर आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। लेकिन मैं यहां पर लिख दूं 0.00603, तो अभी हमने बताया था आपको नॉन जीरो के बीच में जब जीरो आ जाएगी तो सिग्निफिकेंट होगी। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर है, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 23,000, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस अगर किसी नंबर में आएंगी विदाउट ए डेसिमल पॉइंट तो वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर आपकी नहीं है, तो इसके अंदर कितना है सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 700 के अंदर कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर रूल आता है, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 2.300, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अब डेसिमल के बाद आपका नॉन जीरो डिजिट्स आया है, नॉन जीरो के बाद अब जो जीरो यहाँ पर आएंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने रहेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अब मैंने यहां पर एक साइंटिफिक नोटेशन आपका लिखा 3.00 इंटू 10⁸ इसके अंदर कोई आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इसके अंदर आपको केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके, इसके अंदर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर
जो आपके डिजिट्स रहते हैं कोफिशिएंट के अंदर, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4.1 इंटू 10⁻⁻3, तो टोटल डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल 2 हैं, तो 2 ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गए सारे रूल। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से। रूल दे रखा है, रूल का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो कौन सा यहाँ पर एग्जांपल है नॉन जीरो का? 25, जिसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ जाएगी तो क्या रहेगी? आपकी सिग्निफिकेंट रहेगी। तो कौन सा रूल है? 405 के अंदर आपका अप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बोल रहा है ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद जब नॉन डिजिट्स के बाद आपकी यहाँ पर जीरोज आएंगी तो क्या रहेंगी? आपकी सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो 3.500 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर नॉन जीरो के पहले जब आपका यहाँ पर जीरोज आएंगी तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ए का 3, बी का 2, सी का पहला और डी का चौथा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकों के संबंध में यहां पर सही नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। तो मैग्नेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अर्थ जो रहती है वो एक मैग्नेट की तरह आपकी बिहेव करती है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड रफली आपका ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको पॉइंट होता हुआ नजर यहां पर आएगा। सेकंड पॉइंट है, जब एक बार मैग्नेट को यहां पर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि आजाद छोड़ दिया जाता है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या करती है? यहां पर पॉइंट करती है, यानी कि सेटल आपकी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है यहां पर, अगर दो मैग्नेट्स के नॉर्थ साउथ और साउथ पोल पास में आते हैं तो आपको रिपल्शन यहां पर देखने को मिलेगा। सेम टाइप ऑफ पोल्स के अंदर यहां पर क्या रहता है? आपका रिपल्सन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्स में यहां पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यह होगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका, किसी मैग्नेट के सिर्फ नॉर्थ या साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं। दो दिल एक जान को हम कभी भी यहां पर अलग नहीं कर सकते हैं। जब आप मैग्नेट को तोड़ोगे ना, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, 2 भाग इसके बन गए, तो इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ पोल आपका साथ रहेगा, कभी भी आपका ये अलग नहीं होता है। ठीक है, और आयरन, नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन और उसके अलॉयज को यहां पर मैग्नेट बनाया जा सकता है। जैसे मैग्नेट जो रहती है जनरली आपकी आयरन या स्टील की बनी होती है। क्लियर? तो यहां पर एक एक पॉइंट हम देखते हैं क्या दे रखा है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, बिल्कुल सही बात है। हमने यहां पर बात की है मैग्नेट को जो हमने तोड़ा है तो नॉर्थ और साउथ पोल आपके साथ में रहे हैं। ठीक है, दो दिल एक जान है, कभी भी आपके अलग नहीं होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ब्रेकिंग ए मैग्नेट प्रोड्यूसेस 2 वीकर मैग्नेट। जब किसी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो 2 वीकर मैग्नेट आपकी यहां पर बनती हैं। यह भी आपका बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट दे रखा है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट सेपरेटली इन नेचर। मैग्नेटिक मोनोपोल्स सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ क्या एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी आपको यहां पर एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसे हमने यहां पर जब चुंबक को तोड़ा था, 2 भाग इसके बने थे, क्या नॉर्थ साथ में आपका आ गया था? यहां पर क्या साउथ साउथ आपका साथ में आ गया था? नहीं आया था। तो इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी आपको सेपरेटली कभी भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो नोट ट्रू पूछ रखा है, यही आपका गलत हो जाएगा।
आयरन एंड इट्स अलॉय कैन बी मैग्नेटाइज्ड, बिल्कुल सही है। लोह और उसकी मिश्र धातुओं को यहाँ पर चुंबकित किया जा सकता है। मैग्नेट जो रहती हैं आपकी जनरली आयरन या स्टील की बनी होती हैं, तो इनको इजीली क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज्ड हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन थर्ड इज द थर्ड ही है ना भाई, कई बार गलत टिक कर देता हूं मैं, कई बार गलत टिक हो जाए तो बता दिया करो, पिन कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं मैग्नेट से रिपेल्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं आपके क्या रहते हैं, मैग्नेट से रिपेल होते हैं ये, ठीक है। जैसे कभी भी किसी दोस्त को बोल दो कहीं चलने के लिए, हमेशा वो क्या करता है, मना ही करेगा। कुछ भी बोल दो उसको, किसी भी काम के लिए टोक दो, हमेशा वो मना करता है, उस काम से हमेशा वो रिपेल करता है। तो क्या रहता है वो दोस्त, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका रहता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर और देखें तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा आपको जीरो देखने को मिलती है, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपको जीरो देखने को मिलती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, बिस्मिथ हो गया आपका, ठीक है, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया। तो ये सारे क्या रहते हैं आपके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपको यहाँ पर जीरो देखने को मिलती है। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी यहाँ पर डेवलप होती है। अब आप पूछेंगे कि सर लेंज लॉ यहाँ पर क्या है, तो लेंज लॉ भी हम आपको बताएंगे। लेंज लॉ का नियम आपका कहता है कि जब किसी क्वाइल में करंट आपका इंड्यूस होता है तो उस करंट की डायरेक्शन हमेशा उस चेंज का आपका विरोध करती है जो उसके होने के कारण आपका बना है। फिर से समझते हैं, एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है। हम यहां पर क्या करते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके पास लेकर हम जाते हैं। जब मैग्नेट कॉइल के पास जाता है तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पर बनता है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फ्लक्स भी आपका यहां पर क्या होता है, बढ़ता है। इस चेंज का विरोध करने के लिए कॉइल में करंट जनरेट आपका यहां पर होता है। क्या होगा, करंट जनरेट आपका यहां पर होता है। यह करंट ऐसी डायरेक्शन में बनता है जिससे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आने का यहां पर क्या करता है, विरोध करता है। अब क्या होगा, कॉइल का सामने वाला पार्ट नॉर्थ पोल आपका यहां पर बन जाता है ताकि वो आने वाले नॉर्थ पोल को यहां पर रिपेल करे। अब जैसे ही हम मैग्नेट को यहां पर दूर लेकर जाते हैं तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका घटने लगता है, ठीक है। कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका घटेगा तो कॉइल अब ऐसी करंट बनाएगा जो घट रही फील्ड को बढ़ाने की यहां पर कोशिश करता है। अब कॉइल का सामने वाला पार्ट साउथ पोल बन जाता है ताकि वो जाते हुए नॉर्थ पोल को यहां पर अट्रैक्ट कर सके। क्लियर? समझ गए लेंज लॉ क्या होता है, ठीक है। दे डेवलप ए मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पर डेवलप होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं वो मैग्नेट से क्या करते हैं, रिपेल होने का काम यहां पर करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहां पर। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा। दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की यहां पर सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर निकालना है। मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ सन दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। एवरेज डिस्टेंस जो दोनों के बीच में है वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर,
ठीक है, अब आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अब मुझे पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो एक को m1 मान लेते हैं, एक को यहाँ पर m2 मान लेते हैं। क्लियर, तो 6 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 गुना 10 की पावर -11। m1 कितना दे रखा है 6 गुना 10 की पावर 24। m2 कितना दे रखा है 2 गुना 10 की पावर 30। ठीक है, r स्क्वायर हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 1 पॉइंट, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.5 गुना 10 की पावर 11। ये कितना हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका 3.56 गुना में 10 की पावर 22 न्यूटन। ठीक है, तो 3.56 तो ऑप्शन में है नहीं, राउंडिंग ऑफ करेंगे, 10 का 22 किसके अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर, तो 3.6 गुना 10 की पावर 22, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर भी दे नहीं रखी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कंजर्व्ड। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव में गति करता है तो निम्न में से कौन सी राशि यहाँ पर संरक्षित रहती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, जब उसके चक्कर लगाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में वो क्या करता है, घूमने का काम यहां पर करता है। अब क्या होगा, उस पर लगने वाला जो फोर्स रहेगा वो हमेशा आपको सेंटर की तरफ देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलने का काम यहां पर करते हैं। टॉर्क आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है लाइन ऑफ मोशन के अलोंग यहां पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम आपका यहां पर बदलता नहीं है, कंजर्व आपका रहता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी आपकी नहीं बदलती, ये भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या करेगा, चक्कर काटेगा यानी कि रिवॉल्व करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी यहां पर कंजर्व रहती है। कोणीय संवेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा आपकी यहां पर संरक्षित रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। असर्शन दे रखा है, रीजन बोल रखा है, इट कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यू टू एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन के कारण जो सिग्नल की स्ट्रेंथ में यहाँ पर कमी आती है उसको ये बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जब सिग्नल आपका यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पर क्या करता है, ट्रांसमिट होता है, तो डिस्टेंस में जाने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। ठीक है, जब सिग्नल की स्ट्रेंथ में यहां पर कमी आ जाती है डिस्टेंस के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलने का काम यहां पर करते हैं। इस लॉस को कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो सिग्नल को यहां पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एम्पलीफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। कंपनसेट करता है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ में यहां पर कमी आती है एटीन्यूएशन के कारण उसमें। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो असर्शन का यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द यहां पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका
सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ क्या होती है? ये आपकी डिस्टेंस ही होती है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहले मैं इस साइड में गया 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं इस साइड में गया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर गया 5 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ पर ए से बी पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो मैंने 5, 10 और 5, टोटल यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ए और बी के बीच में यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा आएगा? ये 10 किलोमीटर ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका 10 किलोमीटर है। यही होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अभी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। ये पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना रहा आपका? 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो भी कितना आएगा आपका? 10 किलोमीटर ही आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट आपका सीधी लाइन के अंदर मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है आपका पाथ लेंथ के, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ के अंदर यहां पर मूव करेगा तो डिस्टेंस आपका यहां पर ज्यादा होता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। जैसे हमने यहां पर कितना निकाला? टोटल 20, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था आपका? 10 किलोमीटर। क्लियर? तो यहां पर आपका कौन सा आंसर राइट बनेगा दोस्त? यहां पर आपका राइट आंसर बन जाता है, फर्स्ट दे रखा है कैन नेवर बी लेस देन पाथ लेंथ, गलत हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पाथ लेंथ, गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ, ये भी गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन पाथ लेंथ, यहां पर क्या था आपका? इक्वल था, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में गया और जब हमने कर्व पाथ यहाँ पर फॉलो किया तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है और डिस्प्लेसमेंट आपका कम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? पाथ लेंथ से कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ट्रू रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद देयर कंक्लूजन रिलेटेड टू रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से संबंधित प्रेक्षणों का उनके निष्कर्षों से यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पर आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन दे रखी है और एक साइड यहाँ पर क्या दे रखी है? कंक्लूजन दे रखी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड अनरिफ्लेक्टेड। यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। बोल रहा है मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो गए? पास हो गए। इसका मतलब क्या था कि एटम यहां पर ज्यादातर खाली है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पर डिफ्लेक्टेड हो गए स्मॉल एंगल से। ऐसा क्यों हुआ? अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होगा? आएगा तो क्या होता है? रिपल्सन होता है, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेटेड है इन द स्मॉल रीजन, उसी के कारण तो रिपल्सन आपको देखने को मिला और जिससे अल्फा पार्टिकल आपके स्मॉल एंगल से यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आपके वापस से बाउंस बैक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस क्या आपका बहुत ही डेंस है और आपका बहुत ही हैवी है। तो हैवी सेंट्रल कोर न्यूक्लियस आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सी का थर्ड आपका हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल यहाँ पर खाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चेंजेस आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिजिकल चेंज, उसके बाद आता है आपका केमिकल चेंज।
जब सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज हो, जैसे शेप के अंदर, साइज के अंदर, कलर के अंदर, ठीक है, या स्टेट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन आपकी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन आपकी अलग होती है, क्लियर, और एक न्यू सब्सटेंस की आपकी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब भी आपका केमिकल चेंज होगा तो अक्सर आपकी हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी या गैस निकलेगी केमिकल चेंजेस के अंदर। फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, जबकि केमिकल चेंज आपके इरिवर्सिबल होते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन सा यहाँ पर करेक्ट मैच कर रहा है। फर्स्ट दे रखा है बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। फिजिकल चेंज दे रखा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब कागज जलता है तो आपका नया सब्सटेंस यहाँ पर बनता है। ठीक है, ऐश बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो नया सब्सटेंस जब भी आपका बनेगा तो आपका एक केमिकल चेंज रहेगा। तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, जब वाटर को बॉयल करते हैं तो आपका एक फिजिकल चेंज होता है, न कि केमिकल चेंज। ठीक है, पहले वो H2 ही रहेगा, बाद में भी वो H2 ही रहता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। यहाँ पर एक केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एक केमिकल चेंज। ये बिल्कुल करेक्ट मैच आपका यहाँ पर कर रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज नहीं है, ये आपका फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल स्टेट के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और बर्निंग ऑफ पेपर ये भी आपका केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन बनती होती है, यहाँ पर ऐश बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी इरिवर्सिबल होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर एट सी लेवल इज अबाउट। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई, जो बैरोमीटर होता है उसके अंदर पारे का जो स्तंभ होता है उसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है। तो समुद्र तल पर बैरोमीटर के अंदर मर्करी कॉलम की जो आपकी हाइट रहती है वो रहती है आपकी 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। और एक एटमॉस्फेयर कितने बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 760 mm ऑफ मर्करी। जब बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट आ जाए तो तूफान और बारिश के यहाँ पर संकेत हो जाते हैं। मान लीजिए बैरोमीटर की रीडिंग के अंदर गिरावट आ गई, 74 हो गया, तो यहाँ पर तूफान और बारिश के संकेत आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस एग्जिबिट लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटी बिकॉज। गैसों में घनत्व के बड़ी परिवर्तन इसीलिए देखे जाते हैं, क्यों? गैसेस के जो पार्टिकल रहते हैं वो आपके काफी दूर दूर रहते हैं। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कंप्रेशन देखने को मिलता है, और आपका जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका कम हो जाता है, और डेंसिटी जो है वो आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब प्रेशर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम आपकी यहाँ पर कम हो गई, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस क्या होती हैं? ये एक्सपेंड कर जाती हैं। एक्सपेंड करेंगी तो वॉल्यूम आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी आपके यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इजीली विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये दाब और ताप के साथ आसानी से फैल और सिकुड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स स्टेट वेरिएबल्स। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल उसकी अवस्था चरों पर निर्भर करती है। हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बता रखा है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसके स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर आपकी डिपेंड करती है। रीजन दे रखा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू रीच द स्टेट। इंटरनल एनर्जी पाथ पर आपकी निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी उसी पर डिपेंड करेगी जो आपकी फाइनल स्टेट रहेगी। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, बीच में चाहे कितने भी पाथ आपके आए, ओनली ये फाइनल स्टेट पर यहां पर डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्टेट वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंट है पाथ पर, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों आपके सही है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। पाथ पर आपकी इंडिपेंडेंट रहती है, चाहे बीच में कितने भी पाथ आओ, ओनली ये फाइनल स्टेट पर आपकी डिपेंड करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, कई बार पूछा, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपर कंडक्टर इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अतिचालकों के बारे में आपका सत्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जब कोई सब्सटेंस सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी 0 हो जाती है। पहले लोग सोचते थे कि सुपर कंडक्टिविटी सिर्फ मेटल्स और एलॉयज में होती है, बहुत कम टेम्परेचर पर, यानी कि 15 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर पर मेटल्स और एलॉयज ये सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अब बाद में लोगों को पता लग गया है कि कुछ सिरामिक्स और ऑक्साइड ये भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर 100 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। इनमें आपको जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। करंट बिना एनर्जी लॉस के आपका यहां पर फ्लो होता है, इसीलिए यहां पर क्या होता है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आपको देखने मिलती है और जीरो रेजिस्टिविटी आपको यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, दे वर अर्लियर नोन ओनली अमंग मेटल्स एंड एलॉय। पहले लोग जानते थे कि मेटल्स और एलॉय जो है आपके 15 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी अबोव 15 केल्विन। तो अब ने आपको बताया सिरामिक्स और ऑक्साइड आपके अप्रोक्स 100 केल्विन पर क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा कैन नॉट, कैन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिरामिक्स एंड मिक्स ऑक्साइड ऑल्सो शो सुपर कंडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, अप्रोक्स 100 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट ट्रू। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बोलता है अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट सब्सटेंसेस में पास करें तो उनका मास केमिकल इक्विवेलेंट के आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
यानी कि m1/m2 बराबर होता है E1/E2। चलिए, फैराडे प्रपोज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। द फर्स्ट लॉ रिलेट्स मास डिपॉजिट टू द एटॉमिक नंबर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मास जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज के। नेक्स्ट द सेकंड लॉ रिलेट्स मास लिबरेटेड टू द केमिकल इक्विवेलेंट, ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट सब्सटेंस में पास करें तो उनका मास उनके केमिकल इक्विवेलेंट के आपका प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, फैराडे वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस वाज पब्लिश्ड इन 1833 टू 34। जो वर्क किया गया था फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस पर, वो पब्लिश हुआ था 1833 से 34 के बीच में। तो यहाँ पर कौन सा नोट ट्रू है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो मोस्ट ऑफ टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ये आपको यहां पर बताना है। ट्रांजिशन मेटल्स कहां पर आती हैं आपकी, डी ब्लॉक के अंदर आती हैं। और डी ब्लॉक के अंदर जो जिंक रहता है, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज आपकी शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आर्गन 3d10 4s2। यहां पर 3d ऑर्बिटल क्या होता है आपका, कंप्लीटली फील्ड रहता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पार्शली फील्ड आपको डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है, लेकिन जिंक के अंदर आपको कंप्लीटली फील्ड ये देखने को मिलता है। अगर हम Zn2 पॉजिटिव आयन की देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाएंगे, फिर भी जो डी ऑर्बिटल है ये आपका कंप्लीटली फील्ड रहता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग वैलेंसी आपको देखने को मिलती है। कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जिंक के अंदर आपको यहां पर कोई भी प्रॉपर्टीज ऐसी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी टिपिकल प्रॉपर्टीज आपकी शो नहीं करता है, कौन, जिंक। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइन असर्शन रीजन दे रखा है, असर्शन है द आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 to 30 मेगा हर्ट्ज। स्काई वेव प्रोपोगेशन के अंदर हमने पढ़ा था आइनोस्फीयर अर्थ के एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट होता है, जिसमें आयनाइज्ड गैसेज होती हैं। आयनाइज्ड गैसेज मतलब चार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये लेयर क्या करती है, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, जिनकी यहां पर जो फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होती है, उनको यहां पर रिफ्लेक्ट कर देती है। इस वजह से वेव्स अर्थ पर आपकी क्या होती हैं, वापिस आ जाती हैं। और इसी प्रिंसिपल पर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन आपका यहां पर काम करता है, ठीक है। तो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं, अर्थ पर आपकी वापस आ जाती हैं। लेकिन 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स आइनोस्फीयर को यहाँ पर पेनिट्रेट करके स्पेस से बाहर निकल जाती हैं, जैसे आपकी टीवी और सैटेलाइट सिग्नल्स, ठीक है। चलिए रीजन देख लेते हैं, द आयनाइज्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बैंड्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। जो आयनाइज्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये रेडियो वेव्स को बैक कर देती है, कहां पर, अर्थ पर। क्लियर। तो रीजन इसका बिल्कुल सही है, असर्शन आपका सही है, और रीजन असर्शन का यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयनिक रेडियाई इज नॉट ट्रू। आयनिक त्रिज्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रेडियस आपको दो प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली होती है एटॉमिक रेडियस, परमाणुविक त्रिज्या। कहाँ पर देखने को मिलेगी? एटम्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। दूसरी होती है आयनिक रेडियस, जो कि आपको आयंस के अंदर देखने को मिलती है। रेडियस होती क्या है? रेडियस होती है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है, उसी को हम रेडियस बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस एटम्स के अंदर, आयनिक रेडियस आपको आयंस के अंदर देखने को मिलती है। एटम जब इलेक्ट्रॉन आपका देता है तो कैटायन बनता है आपका। एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनेगा। लूज करने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की यहां पर कमी आ जाती है। ठीक है, अब जैसे ही कमी आएगी, न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे जो आपका साइज है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका श्रिंक हो जाता है। यहाँ पर श्रिंक होने के कारण साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कैटायन से केस के अंदर आपको यहाँ पर साइज कम देखने को मिलेगा उसके पेरेंट एटम से। कैसे? जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैंने यहाँ पर लिया Na पॉजिटिव और इसका पेरेंट एटम सोडियम, और आपको कहाँ पर साइज कम देखने को मिलेगा? तो आपको Na पॉजिटिव यानी कि इसके आयन के अंदर आपको साइज कम देखने को मिलता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिससे यहां पर क्या हो जाता है? साइज कम हो जाता है। एनायंस की यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब एटम के द्वारा लिए जाते हैं तो एनायंस आपके बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? एटम के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, धक्का मुक्की आपकी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? यहां पर रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही रिपल्सन देखने को आपको मिलेगा, साइज क्या होगा? आपका यहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो एनायन से केस के अंदर साइज आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब मैं यहां पर जैसे लेता हूं फ्लोरीन और एक फ्लोरीन का आयन, तो कहां पर आपको साइज देखने को मिलेगा? फ्लोरीन के आयन के अंदर आपको यहां पर साइज ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको रिपल्सन देखने को मिलता है, जिससे आपका साइज यहां पर बढ़ जाता है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो हमने यहां पर देख ली है। सेकंड है एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, ये हमने यहां पर देख लिया। आयनिक रेडियस ऑफ F नेगेटिव इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनायन के अंदर आपको साइज ज्यादा देखने को मिलता है उसके पेरेंट एटम से, तो यही आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, जो कि हमने यहां पर देख लिया है। सोडियम आयन की आयनिक रेडियस यहां पर कम होती है एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम एटम की बजाय। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट रहेगा, नॉट ट्रू है। चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है विच ग्रुप ऑफ मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। कौन सी धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं तथा ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में आपकी यहां पर पाई जाती हैं? तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो बीच में आपकी यहाँ पर मेटल्स होती हैं वो क्या रहती हैं? आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं। जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, कार्बन तो आपकी मेटल नहीं है, लेड हो गया, ये सारी क्या है? आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव रहती हैं। ऊपर जो रिएक्टिव सीरीज के अंदर होती हैं वो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर तो रिएक्टिविटी आपकी यहाँ पर बढ़ती है। क्लियर? तो जिंक, आयरन और लेड ये सारी क्या होती हैं? आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं। और इनके फॉर्मेशन कैसे होती है नेचर के अंदर? जैसे जिंक, जिंक ब्लेंडिंग की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है,
जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही आयरन हो गया आपका, आयरन हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। Fe2 क्या होता है, आयरन पायराइट आपका होता है। अब लेड की बात करें तो एक गैलेना जो PbS है, सल्फाइड है एक, ठीक है, उसके फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बीच में पाई जाती हैं, और ये नेचर के अंदर ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो जिंक, आयरन और लेड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन का। असर्शन दे रखा है, इन न्यूटन्स थर्ड लॉ द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इंप्लाई कॉज एंड इफेक्ट। न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया शब्द कारण और परिणाम को यहाँ पर इंगित करता है। न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ पर क्या बोलता है, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर यहां पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी तुरंत उस पर बराबर और विपरीत फोर्स लगाने का काम यहां पर करती है। ऐसा आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा कि पहले एक ने काम किया फिर उसके बदले में दूसरे ने यहां पर काम किया। एक साथ दोनों प्रतिक्रिया आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। क्लियर। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यहां पर क्या है कि पहले कॉज हुआ फिर उसका इफेक्ट हुआ। जैसे मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, ठीक है, उसने भी गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या हो गया आपका कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन एक्शन रिएक्शन आपका सेम टाइम के अंदर होता है। क्लियर। तो असर्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। रीजन यहां पर क्या दे रखा है, एक्शन ऑलवेज अकर्स फर्स्ट फॉलोड बाय द रिएक्शन। बोल रहा है एक्शन पहले होगा और उसके बाद फिर रिएक्शन होगा, तो यही क्या है आपका कॉज एंड इफेक्ट ही तो है, तो गलत हो जाएगा। दोनों यहां पर क्या होते हैं, सेम टाइम में होते हैं। क्लियर। तो यहां पर दोनों आपके गलत हो जाएंगे, असर्शन भी गलत है और रीजन भी आपका गलत है, तो डी आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या एक बॉडी पर, एक वस्तु पर लागू होता है या नहीं। होता है तो यस आपको कमेंट करना है, नहीं होता तो नो आपको यहां पर कमेंट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। फर्स्ट दे रखा है डोब्राइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। डोब्राइनर ने तत्वों के 3-3 के समूहों में व्यवस्थित किया, जिन्हें क्या कहा जाता है, त्रिक आपका यहां पर कहा जाता है। बिल्कुल 101% ये बात आपकी सत्य है। डोब्राइनर एक आपके जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में यहां पर अरेंज किया था, जिसे हम बोलते हैं यहां पर ट्रायड्स, त्रिक बोलने का काम यहां पर करते हैं। नेक्स्ट है द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत के लगभग आपका बराबर था। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने यहां पर लिया लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। अब हम जैसे ही इनका मीन निकालेंगे लिथियम और पोटाशियम का, लिथियम कितना होता है 7 होता है, पोटाशियम कितना होता है आपका 39 होता है। तो 39 + 7/2 कितना हो जाएगा 46। तो सोडियम कितना आ जाएगा 23 एटॉमिक मास। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। नेक्स्ट दे रखा द लॉ अप्लाइड टू ऑल नोन एलिमेंट्स। यह नियम सभी ज्ञात तत्वों पर लागू था। उस टाइम पर जितने भी ज्ञात तत्व थे सभी पर लागू था क्या, ये बिल्कुल नहीं था। ये कुछ ट्रायड्स के अंदर आपका फिट होता था, सभी के अंदर फिट आपका नहीं होता था। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया।
ठीक है, कैल्शियम, स्टोंटियम और बेरियम। तो एक कुछ पर लागू था लेकिन सभी पर आपका लागू यहाँ पर नहीं था। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। सही कौन सी है? तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनायनिक डिटर्जेंट। ऋणायनिक डिटर्जेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। फर्स्ट दे रखा है दे आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। ये सल्फोनेटेड दीर्घ संकलित एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? आपके सोडियम साल्ट्स होते हैं, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन्स के। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर द एनायनिक पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग एक्शन। अणु का ऋणायनिक भाग सफाई क्रिया के लिए आपका उत्तरदायी होता है। ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है। इनमें जो आपको एनायनिक पार्ट देखने को मिलता है वो आपका क्लींजिंग एक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये डर्ट के पार्टिकल्स को बाइंड करके वॉश आउट करने का काम यहाँ पर करता है। तो एनायनिक पार्ट जो रहता है मोलिक्यूल्स का, वो क्लींजिंग एक्शन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आपका रहता है। चलिए नेक्स्ट है दे आर मेनली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड क्लीनिंग एंड इन टूथपेस्ट। इनका मुख्य उपयोग घरेलू सफाई तथा टूथपेस्ट में आपका किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। ये हाउस होल्ड क्लीनिंग हो गया, ठीक है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हो गया, आपके टूथपेस्ट, इन सभी में आपका काम में लाया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट पूछ रखी है, तो करेक्ट आपकी तीनों यहाँ पर हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड द ड्रग सिमेटिडिन टैगामेट। दवा सिमेटिडिन टैगामेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है हिस्टामिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिस्टामिन पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को उत्तेजित करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिस्टामिन आपका एक केमिकल है जो स्टमक में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। बिल्कुल ओके स्टेटमेंट है, करेक्ट है। नेक्स्ट सिमेटिडिन प्रिवेंट्स द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। सिमेटिडिन पेट की दीवार में उपस्थित रिसेप्टर्स के साथ हिस्टामिन की क्रिया को रोकता है। ये भी आपकी सही स्टेटमेंट रहेगी। सिमेटिडिन जो टैगामेट है ये क्या है? आपकी एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। ये एग्जाम में पूछेगा तो बता देना है। सिमेटिडिन क्या है? एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। ये हिस्टामिन के रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन करती है और उन्हें रोकने का काम यहाँ पर करती है, जिससे एसिड का जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही रहेगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिमेटिडिन इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसिड इन द स्टमक रैपिडली। सिमेटिडिन के उपयोग से पेट में अम्ल का स्राव तेजी से बढ़ता है। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिमेटिडिन एसिड के सिक्रीशन को यहां पर कम करता है, ना कि बढ़ाता है। ठीक है, तो एसिड के सिक्रीशन को कम करने का काम करता है, न कि ये बढ़ाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पर है टैगामेट वाज लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल द डिस्कवरी ऑफ रेनिटिडिन जेंटेक। टैगामेट विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली आपकी दवा थी जब तक कि रेनिटिडिन जेंटेक की खोज नहीं हुई थी। ये भी बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। टैगामेट एक समय में वर्ल्ड की आपकी बेस्ट सेलिंग ड्रग हुआ करती थी जब तक आपकी रेनिटिडिन जेंटेक आपकी नहीं आई थी। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इनकरेक्ट आपको बतानी तो ओनली वन आपके यहाँ पर इनकरेक्ट, ओनली वन नहीं, सॉरी यार, ओनली थर्ड। तीसरा यहां पर गलत स्टेटमेंट आपकी हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस एज पर मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरण की क्रियाविधि में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपका शामिल नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। कैटालिस्ट के अंदर हमने आपको ये करवाया था। तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में जो कैटालिसिस आपको देखने को मिलता है उसके अंदर आपको कुछ यहां पर स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कैटालिस्ट की सरफेस तक आपके पहुंचने का काम करते हैं। यहां पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो रहेंगे कैटालिस्ट की सरफेस पर जाने का काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कैटालिस्ट सरफेस पर यहां पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। कैटालिस्ट की सरफेस पर पहुंच जाते हैं और चिपक जाते हैं कैटालिस्ट की सरफेस पर। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन। फिर होता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर कैटालिस्ट पहुंचेंगे तो केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। चौथा स्टेप है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट कैटालिस्ट सरफेस से यहां पर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिएक्शन जोन से यहां पर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन यहां पर देखने को मिलेगा, एडजॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, डिसॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है और फिर से आपको डिफ्यूजन प्रोडक्ट्स का यहां पर देखने को मिलता है। तो कौन सा आपको स्टेप यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, पहला दे रखा है यहां पर डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द कैटालिस्ट सरफेस। तो ये तो हमारा पहला ही स्टेप है। इसके अंदर क्या होता है, जो कैटालिस्ट होते हैं वो, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कैटालिस्ट की सरफेस पर जाने का काम करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलने का काम करते हैं। अभिक्रियकों का उत्प्रेरक सतह तक विसरण। सेकंड दे रखा है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटालिस्ट सरफेस। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, कैटालिस्ट जो रहते हैं वो जो रिएक्टेंट जो रहते हैं वो कैटालिस्ट की सरफेस पर चिपक जाते हैं। अभिक्रियकों का उत्प्रेरक सतह पर अधिशोषण। नेक्स्ट दे रहा है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ कैटालिस्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर। उत्प्रेरक का अभिक्रिया मिश्रण में पूर्ण विलीन गलत हो जाएगा। ये स्टेप क्या हमने डिस्कस किया है। ठीक है, डिसोल्यूशन या क्या आपको कैटालिस्ट का कंप्लीट यहां पर देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट का यहां पर डिसोल्यूशन होता ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन जब भी आपकी होती है तो पहले जिस क्वांटिटी के अंदर हमने यहां पर कैटालिस्ट यूज किया था उसी क्वांटिटी बाद में वो भी सेम रहती है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो डिसोल्यूशन आपको यहां पर कैटालिस्ट का देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट रखा डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस। तो ये हमने चौथे स्टेप के अंदर बताया था। डिजॉर्प्शन प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, कैटालिस्ट सरफेस यहां पर क्या होती हैं, अलग हो जाते हैं। तो कौन सा स्टेप यहां पर नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर क्या बोल रहा है, इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द एरो डायरेक्शन रिप्रेजेंट। अर्धचालक डायोड में तीर की दिशा आपकी क्या दर्शाती है, ये आपको यहां पर बताना है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हमने आपको बता रखा है, अर्धचालक के अंदर जो तीर की दिशा होती है ये कन्वेंशनल करंट की आपकी डायरेक्शन बताने का काम करती है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर डायोड में जो तीर आपका बना होता है वो P2N की डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को यहां पर मिलता है, और इसी डायरेक्शन के अंदर आपका जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करने का काम करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। फॉरवर्ड बायस एक टर्म आई है। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये पी साइड से आपका कनेक्ट होता है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये आपका एन साइड से कनेक्ट रहता है। रिवर्स बायस के अंदर इसका उल्टा आपका हो जाता है। क्लियर। तो सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर जो एरो की डायरेक्शन होती है वो रिप्रेजेंट करती है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के। ठीक है,
करंट का जो यहाँ पर फ्लो होगा तो P2N देखने को आपको मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो आपको, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ये आपको N2P देखने को मिलता है, अपोजिट होता है दोनों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डिटरमाइंस द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन। ध्वनि प्रसार के लिए माध्यम के लोच गुण को निम्नलिखित में से कौन सी राशि यहां पर निर्धारित करती है, ये आपको यहां पर बताना है। साउंड वेव क्या होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जहां पर आपको कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या है, जब पार्टिकल्स बिल्कुल यहां पर नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलने का काम करते हैं। पार्टिकल्स जब नजदीक रहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलने का काम करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आपको यहां पर कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन यहां पर देखने को मिलता है, और इसी कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के कारण साउंड वेव आपकी प्रोपोगेट करने का काम करती है। और ये डिपेंड करती है आपकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी यहां पर आपको देखने को मिलती है, ये बल्क मॉडुलस पे आपकी डिपेंड करती है। अगर ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा तो आपको ज्यादा स्टीफनेस यहां पर देखने को मिलती है, साउंड आपकी यहां पर तेज चलेगी। अगर कम बल्क मॉडुलस होगा तो मीडियम आपका यहाँ पर सॉफ्ट होगा और साउंड वेव यहाँ पर बिल्कुल धीरे 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 यहाँ पर चलने का काम यहाँ पर करती है। तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जो लोच गुण है, इसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, बल्क मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बल्क मॉडुलस आपका ज़्यादा होगा तो साउंड तेज चलेगी, स्पीड ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बल्क मॉडुलस कम होगा तो मीडियम आपका सॉफ्ट होगा, तो साउंड आपकी यहाँ पर स्लो चलने का काम करती है। कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण साउंड वेव आपकी यहाँ पर प्रोपोगेट होती है। और इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो आपकी बल्क मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है दोस्तों हमारा सेट। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा ज़्यादा इसको सपोर्ट करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है, कंटेंट ऐसा दे देंगे मज़ा ही आ जाएगा, एग्ज़ाम देकर निकलेंगे तब। और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, यहाँ पर कोई पेमेंट तो ले नहीं रहा हूँ मैं, या कोई फीस ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये भी चालू करके दिखाइए, वहाँ तो फ्री में मिल रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये फ्री में ही मिल रहा है दोस्त, ठीक है। फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं, नहीं अब भी उठाया जा रहा तो वो आपकी गलती है। आंख बंद कर कर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके चलते रहिए, लास्ट में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो उदासी आएगी, डिप्रेशन आएगा, ठीक है। और माता पिता के चेहरे पर भी आपको मायूसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होने वाला आदमी होगा वो आपके माता पिता ही होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो किसी को भी ऐसे आंख बंद कर कर ट्रस्ट नहीं करना है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।